हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसेस की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम पिछले एक हफ्ते की सभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय उन सभी मुख्य खबरों पर चर्चा करने वाले हैं जिनसे किसी भी राज्य की स्टेट परीक्षाओं में सवाल पूछे जाने या बनाए जाने की संभावना होगी। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे एपिसोड को। आज का हमारा एपिसोड है स्पेशल करंट अपडेट्स, यानी पिछले एक हफ्ते की सभी खास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पहला प्रश्न है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यानी एपीडा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एपीडा चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में इसने ड्रैगन फ्रूट्स के आयात और निर्यात को लेकर एक समिति बिठाई थी और यहाँ पर इन्होंने क्रेता और विक्रेताओं के बीच के निर्यात को लेकर क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, इसके प्राइस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके मूल्य में कैसे वृद्धि की जा सकती है और अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसको लेकर यहाँ पर एक बैठक संपन्न हुई। और इस बैठक को किसने कंडक्ट कराया था? एपीडा ने। यदि एपीडा की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे ही शॉर्ट फॉर्म में एपीडा कहा जाता है। और यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत ही कार्य करता है। यदि इसकी बात करें कि इसे कब लाया गया था, तो इसे एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के रूप में वर्ष 1985 में पार्लियामेंट से पारित किया गया था और वर्ष 1986 में इसे भारत में लागू किया गया। यानी इसे लागू कब किया गया या इफेक्ट में कब आया? 1986 में। तो यदि सवाल के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है, भारत के राष्ट्रपति 5 सितंबर 2022 को कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी? ऑप्शन है 30, 36, 40 या 46। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 46। यानी भारत की राष्ट्रपति मुर्मू जी अभी हाल ही में जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आयोजित किया जाएगा, उसी दिन 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। यह पुरस्कार पूरे भारत से उन शिक्षकों को दिया जाता है जो शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने में अपना योगदान देते हैं, स्कूली शिक्षा को प्रमोट करने में अपना योगदान देते हैं और इसे बेहतर करने में वे जन जागरूकता के साथ यहाँ पर कार्य करते हैं। तो इस वर्ष कितने शिक्षकों को चुना गया है? 46 शिक्षकों को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। यह अवार्ड हर साल दिया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एमएसएमई के क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त समिति की तीसरी बैठक आयोजित की गई थी? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, मॉरिशस, जापान, जर्मनी। तो इसका सही जवाब क्या है? मॉरिशस। तो अभी हाल ही में भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और मॉरिशस के ही समकक्ष एक मंत्रालय है जो कि इसी डिपार्टमेंट को देखता है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित। तो इन दोनों के बीच की अभी संयुक्त समिति की तीसरी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें इन तीनों प्रकार के उद्यमों से जुड़े क्या कुछ बेहतर कार्य हो सकते हैं और इसे कैसे प्रमोट किया जा सकता है दोनों देशों के लेवल पर, इस पर चर्चा की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, हाल ही में चर्चा में रहा हिफाजत-ए-इस्लाम, यह समूह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या इराक। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो अभी हाल ही में हिफाजत-ए-इस्लाम समूह चर्चा में रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यह बांग्लादेश के लिए ही अब खतरा पैदा कर रहा है, जबकि ये इसी का समूह है। ऐसा भी देखा जा रहा है कई जगह से कि इसे पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग प्राप्त हो रही है और यह बांग्लादेश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यह समूह किस वर्ष या कब चर्चा में आया था और कब इसकी मुख्य रूप से चर्चा की गई थी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, भारत सरकार ने किसको आईएमएफ में भारत का अगला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है?
ऑप्शन है सुरजीत देसाई, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, रामजी आचार्य या कृष्णकांत अय्यर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, यानी भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को अभी हाल ही में 3 वर्ष के लिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। भारत की तरफ से इनकी नियुक्ति की गई है। पिछले साल ही वर्ष दिसंबर में ये मुख्य आर्थिक सलाहकार पद से रिटायर हुए हैं। इसके बाद अभी इन्हें 3 वर्ष के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सुब्रमण्यम से पूर्व कौन थे जिन्होंने अभी तक यह पद भारत की तरफ से IMF में संभाला था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय वाटर संस्थान की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1980, 1985, 1991 या 1995। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1991, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी सीवी की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी। और कब की गई थी? जब यहां पर पहली बार यानी स्टॉकहोम में पब्लिक वाटर प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। यह इस प्रोग्राम का संचालन किया गया था जिसे पब्लिक वाटर फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। पब्लिक वाटर इसी कार्यक्रम के संचालन के साथ ही यहां पर वर्ष 1991 में इस संस्थान की स्थापना की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि स्टॉकहोम वाटर अवार्ड भी प्रदान करता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाल ही में खोजा गया CSA-6 क्या है? ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, जीन, इसमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, जीन, यानी CSA-6 एक जीन है जो कवक की बात करें यदि तो कैंडिडा एल्बिकेंस नामक एक फंगल या कवक में पाया जाता है। और यह जीन किस चीज के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? तो रुग्णता के लिए और आपकी मृत्यु दर में वृद्धि के लिए। मृत्यु दर में वृद्धि कैसे? जब कोई जीन रुग्णता के लिए जाना जाता है यानी वह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है और उसके बाद यह आपकी मृत्यु का कारण बनता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि CSA-6 क्या है? एक जीन है जो किस कवक में पाया जाता है, किस कवक के कारण यह चर्चा में आया है? कैंडिडा एल्बिकेंस कवक के कारण यह चर्चा में आया है। और यह कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों के या रोग के उपचार के समय मृत्यु का या प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने का कारण बनता है। को कमजोर करने का कारण बनता है, यानी ऑप्शन सी, जीन, इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है हाल ही में किस मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को अधिसूचित किया है? ऑप्शन है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी इसी मंत्रालय ने अभी बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को अधिसूचित किया है। इस नियम को अधिसूचित करने का मुख्य उद्देश्य भारत में ऐसी बैटरीज के विकास को लेकर है कि जो पर्यावरण के लिहाज से बेहतर हो या पर्यावरण को सबसे कम से कम नुकसान पहुंचाएं। ऐसी बैटरीज के इस्तेमाल और इनके रिसाइकिल आदि की व्यवस्था करने के लिए यह नियम लाया गया है। यदि यह देखा जाए कि यह एक्ट वर्ष 2022 का यह एक्ट किस एक्ट का स्थान लेगा, इससे पहले बैटरी से संबंधित कौन सा एक्ट भारत में काम कर रहा था, तो यह बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग एक्ट 2001 का स्थान लेगा। तो इस तरह यह किस मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में अधिसूचित किया गया था? ऑप्शन ए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह अधिसूचित किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाल ही में केंद्र ने किस राज्य के फैमिली ID कार्ड को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या असम। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, यानी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य में 12 अंकों के
फैमिली आईडी कार्ड के प्लान की बात कही थी और इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह एक तरीके का कार्ड होगा जिसे आधार कार्ड से भी जोड़ा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे परिवार को, या क्योंकि यह परिवार पहचान पत्र है, यानी पूरे परिवार को कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। इसके अलावा जो इन योजनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं उससे बचाव करना, और जिन तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है उन तक या उन परिवारों तक इन योजनाओं के लाभ को पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। तो किस प्रदेश ने यह पहल अभी हाल ही में शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। अगली खबर है, शिवराम राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने कब फांसी पर लटका दिया था? ऑप्शन है 25 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1931 या 23 मार्च 1930। इस सवाल का सही जवाब है 23 मार्च 1931। तो भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु जी को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। दरअसल अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों आ गए हैं? क्योंकि शिवराम राजगुरु जी की यह 114वीं जयंती थी, इस वजह से शिवराम राजगुरु चर्चा में थे। यदि पूछा जाए कि ऐसा क्यों किया गया था, इन तीनों को फांसी की सजा क्यों सुनाई गई थी, तो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सैंडर्स के कत्ल के इल्जाम की वजह से इन तीनों को फांसी दी गई थी, जो कि ब्रिटिश सरकार में असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, निम्न में से किसने FTX क्रिप्टो कप जीता है? ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, आर प्रज्ञानानंद, अलीरेजा फिरोजा, इसमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन। यानी अभी हाल ही में FTX क्रिप्टो कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। इस तरह ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में टोमेटो फ्लू सबसे पहले किस राज्य में पाया गया था? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल या कर्नाटक। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। यानी भारत में पहली बार टोमेटो फ्लू केरल में पाया गया और अब इसके दिल्ली में भी कुछ केसेस देखे गए हैं। यदि बात करें कि यह कौन सा फ्लू है, तो यह फीवर के साथ मुंह के भीतरी हिस्से में इससे छाले पड़ जाते हैं लाल कलर के, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? टोमेटो फ्लू। यदि पूछा जाए कि इसे और किस फ्लू के नाम से जाना जाता है, तो इसे हैंड माउथ फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी केरल। इस सवाल के सही जवाब के साथ ही हमारे आज के सेशन को विराम दीजिए। मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।